20 मार्च 2003 रात के 2 बजे बगदाद के आसमान में बिजली चमकी। पर आसमान में जो ये रोशनी आई, ये बारिश की बिजली की वजह से नहीं थी, ये थी अमेरिका के फाइटर जेट्स से बरसाए हुए बॉम्ब्स की वजह से। क्योंकि 20 मार्च 2003 के रात के 2 बजे से अमेरिका के फाइटर जेट्स ने पहली बार इराक पर बॉम्ब्स बरसाना शुरू कर दिए और पूरी दुनिया सिर्फ टीवी के सामने जम गई, ब्रेथलेस, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। और सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसा हो क्यों रहा है। सद्दाम हुसैन का तो 9/11 से कोई लेना देना ही नहीं था और ना उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो फिर अमेरिका के फाइटर जेट्स ने एक गरीब और एक टूटे फूटे देश पर बॉम्ब्स क्यों बरसाए? और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD की पूरी हाइप थी, क्या ये सच में अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम थी या सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज? तो चलिए आज इस कहानी के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ टैंक्स या मिसाइल्स की नहीं बल्कि एक दिखावे, एक डर और एक डर्टी पॉलिटिक्स की कहानी। और आज इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका इराक के साथ वॉर पर क्यों गया और किसकी चुप्पी की वजह से और किस इंसान की वजह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ और किस तरह एक झूठ ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद। और ये सिर्फ इराक की कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तब तक हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 2001 और दिन है सितंबर 11 और न्यूयॉर्क में सब कुछ नॉर्मल। पर अचानक से उसी सुबह 8:30 बजे के आसपास एक कमर्शियल प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकरा जाता है और उसके महज 5 से 10 मिनट बाद भी एक दूसरा कमर्शियल प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से जाकर टकरा जाता है। और बस यही वो वक्त था, यही वो मोमेंट था और यही वो हादसा था जिसने पूरी दुनिया को बदलने पर मजबूर कर दिया। 9/11 एक ऐसा अटैक जिसने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया और इस अटैक में एक या दो नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा लोग मरे और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अब शॉक में। और उसी इमोशनल स्टेट में प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश पोडियम पर आते हैं और एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट होती है। वॉर ऑन टेरर has begun. Search is underway for those who are behind these evil acts, to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. और ये बात तो सबको पता है कि 9/11 में क्या हुआ था और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था। पर यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, इस पूरे मैटर से और इस पूरे इंसिडेंट से सद्दाम हुसैन का कोई लेना देना ही नहीं था, उसका इस पूरे इंसिडेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि 9/11 में जो हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा ने ली थी, जिसका बेस अफगानिस्तान में था। तो फिर इराक का क्या कसूर था? सद्दाम हुसैन और इराक ऑलरेडी सैंक्शंस के नीचे थे क्योंकि 1991 के गल्फ वॉर के बाद उसके ऊपर यूएन का काफी ज्यादा प्रेशर और उसने ये बात एक्सेप्ट की थी कि उसने अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs डिस्ट्रॉय कर, और जिसके बाद यूएन इंस्पेक्टर्स बार बार इराक गए, चेक किया, पर उन्हें कभी भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अमेरिका में कुछ और ही हो रहा था। 9/11 के बाद उनका पूरा नैरेटिव चेंज होने लगा। बुश एडमिनिस्ट्रेशन के पावरफुल लोग, वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड और पेंटागन के हॉक्स ये कहने लगे और जॉर्ज बुश के दिमाग में ये बात डालने लगे कि सद्दाम हुसैन एक टिकिंग बॉम्ब जैसा है। उनका ये बात कहना था और ये मानना था कि सद्दाम हुसैन के अलकायदा से लिंक्स और वो छुप के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया और उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना लिए तो इसकी वजह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाए। और अमेरिका में इसी नैरेटिव को फुल फोर्स के साथ पुश किया गया और मीडिया ने इस फियर को फ्यूल की तरह यूज, टीवी डिबेट्स, हेडलाइंस, कॉन्फिडेंशियल लीक्स सब ये बात कह रहे थे और इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सद्दाम हुसैन डेंजरस है। पर यहाँ पर एक सवाल पूछना जरूरी है और वो ये कि क्या इन सारे स्पेकुलेशंस के बाद CIA या अमेरिका के बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सद्दाम हुसैन के खिलाफ और इराक के खिलाफ कोई सबूत मिला? तो जवाब है कि उन्हें कोई भी फाइनल प्रूफ नहीं मिला कि सद्दाम हुसैन या इराक के पास WMDs प्रेजेंट है। और अमेरिका ने बहुत सारे वेग रिपोर्ट्स पर, जिनके बहुत सारे सोर्सेज अनरिलायबल थे, पर व्हाइट हाउस और अमेरिका में इतना ज्यादा प्रेशर था कि डाउट्स को भी, मेयर स्पेकुलेशंस को भी प्रूफ बना दिया गया। और यहाँ एक और गेम चलाया गया, फियर सेल्स। और अमेरिका के पावरफुल लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी कि टेररिज्म का नाम सुनते ही पब्लिक इमोशनल हो जाती, और उन्हीं अमेरिकन पावरफुल नेशनल्स ने इसी डर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिकन पब्लिक के दिमाग में ये बात बहुत ही अच्छे से फिट कर दी कि अगर आज अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं रोकता है तो कल उनके ऊपर 9/11 जैसे और भी अटैक्स हो सकते हैं। और बस इसी फियर ने एक नैरेटिव को सच बना दिया और अमेरिका को इराक के अगेंस्ट वॉर पे जाने के लिए अपनी पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल गया। साल है 2003, फेब का महीना था और यूएन हेडक्वार्टर्स में एक हिस्टोरिकल सीन प्ले हो रहा था। कॉलिन पॉवेल, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फोरम पर खड़े होते हैं
और कहते हैं हमें पक्का एविडेंस मिला है कि इराक WMDs बना रहा है। सैटेलाइट फोटोज, सीक्रेट फोन कॉल्स, मोबाइल केमिकल लैब्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ दिखाया गया। एक पावर पैक प्रेजेंटेशन बनाया गया जिसमें विजुअल्स थे, फियर था और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था दैट वॉर इज कमिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस दिन UN में जो भी सारी चीजें दिखाई गई, क्या वो सब प्रूफ्स थे या सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस? तो सच तो ये है कि अंदर से कहानी तो कुछ और ही थी कि CIA अंदर के एनालिस्ट खुद ही कह रहे थे कि ये डेटा जो दिखाया जा रहा है ये इनकम्प्लीट। UN इंस्पेक्टर्स जो इराक में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला, और इराक पूरी दुनिया के सामने बार बार चीख चीख कर ये बात कह रहा था कि हमारे पास WMDs नहीं है, आप आएं और खुद चेक करें। लेकिन यहाँ पर बात तो ये थी कि व्हाइट हाउस इन सारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने अपने मन में सच पर पर्दा गिरा दिया और उन्होंने वॉर का पूरा प्लान बना रखा था जिसे अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़ा। और फिर आई वो रात 20 मार्च 2003 जब आधी रात के आसपास ऑपरेशन शॉक एंड ऑ लॉन्च होता। आसमान में फाइटर जेट्स, ग्राउंड पर टैंक्स, और इराक अमेरिका के हाथों से पूरी तरह से तबाह हो जाता, क्योंकि अमेरिका ने इराक में इतने सारे पावरफुल बॉम्ब्स गिराए जिसने आधी रात को भी पूरा रोशन कर, और महज 3 हफ्ते में सद्दाम हुसैन का पूरा रिजीम टूट कर बिखर गया और अमेरिका ने डिक्लेयर किया दैट मिशन अकम्प्लिश। इसके बाद जॉर्ज बुश टीवी पर आए, स्माइल किया, फ्लैग्स लहराए और पूरी अमेरिकन पब्लिक के बीच में खुशी का माहौल। लेकिन एक्चुअली में लोग जो नहीं समझे थे वो ये, अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन का गिरना एंड नहीं था, वो तो सिर्फ शुरुआत थी केओस, कंफ्यूजन और एक ऐसे चैप्टर जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए डिस्टेबलाइज कर दिया। अमेरिका की इन्वेजन की वजह से इराक में सद्दाम हुसैन का रिजीम खत्म हो चुका। तो क्या अब इराक में अमन आ गया था? क्योंकि अमेरिका ने इराक को इन्वेड करने से पहले तो यही प्रॉमिस किया था कि अगर सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट कर दिया जाए तो इराक में और पूरे मिडिल ईस्ट में अमन आ जाए। तो क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका के इन्वेजन के बाद से इराक की असली बर्बादी शुरू हुई। सबसे पहला डिसीजन जो आग बन गया, अमेरिका ने इराकी आर्मी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया। इमेजिन करिए, लाखों ट्रेन सोल्जर्स अचानक से जॉबलेस हो, जो आर्म्ड थे, एंग्री थे, पर अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। और ये कोई डिसआर्ममेंट नहीं था, ये एक्चुअली में एक टाइम बॉम्ब था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये बॉम्ब फटा, क्योंकि अमेरिका के इराक इन्वेजन के बाद उस देश में लॉ ही नहीं बचा। पूरे देश में लूटिंग शुरू हो गई, सुपरमार्केट्स, म्यूजियम, पुलिस स्टेशन तक को लूट लिया गया, क्योंकि अमेरिका ने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया था और अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ केओस था। जिसके बाद शुरू हुई इंसर्जेंसी, लोकल फाइटर्स, फोर्स्ड आर्मीमेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इन सब ने अलग अलग फ्रंट्स खोल दिए, और जिसकी वजह से इराक की राजधानी बगदाद की सड़कें एक बैटल फील्ड बनी। इसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग्स एक डेली रूटीन का पार्ट बन गए, मस्जिदों में ब्लास्ट होने लगे और इराक एक और जंग में चला गया, शिया वर्सेस सुन्नी। और ये इराक में एक सिविल वॉर का आगाज था जिसमें हर दिन खून बह रहा। और तब एक और सच सामने आया। इस रीजन से अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था और अपनी पब्लिक का सपोर्ट लिया था, ये कहकर इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs। ये बात सामने आई कि एक्चुअली में इराक के पास कभी भी कोई WMDs थी ही नहीं। ना उनके पास कोई केमिकल वेपन्स थे, ना ही कोई मोबाइल लैब्स थे और ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि जिस कारण की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ था वो कारण ही झूठा था, और अमेरिका ने एक पूरा देश एक झूठ के नाम पर तोड़ दी। और इस वॉर की वजह से इराक तो बर्बाद हो ही गया, पर अमेरिका के लिए भी ये वॉर काफी महंगा पड़ा, क्योंकि इस वॉर में 4,500 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मरे और हजारों सोल्जर्स जख्मी हो गए और हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, जिसका रिजल्ट था PTSD, सुसाइड, शैटर्ड फैमिलीज। और वहीं इराक के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया। 2 लाख से भी ज्यादा सिटीजन्स मारे, और ये सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स हैं। एक्चुअली में कितने लोग मरे इसका तो कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और भी ज्यादा भयानक। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 40 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घर से भगा दिए। फलूजा, मोसुल जैसे शहर ग्राउंड जीरो बन। और सबसे दर्दनाक बात, ये वॉर एक वीकेंड का मिशन नहीं था, ये 8 साल तक चला। इसकी वजह से दिन ब दिन इराक में जिंदगियां बुझती रही। फाइनली 2011 में वॉर के पूरे 8 साल बाद अमेरिका ने इराक से अपनी आर्मी को ऑफिशियली विड्रॉ करने का अनाउंसमेंट किया। लेकिन जब तक अमेरिकन सोल्जर्स ने अपना सामान बंद किया तब तक इराक ऑलरेडी बिखर चुका। एक देश जिसका सिस्टम ऑलरेडी क्रैश हो चुका, ना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ना स्टेबल लीडरशिप, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब बर्बाद हो चुके थे या बंद हो चुके थे। जिस देश से अमेरिका ने डिक्टेटर को हटाया था, अब उसी जगह पर अमेरिका के जाने के बाद टेररिस्ट राज करने लगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हेरिटेज हर दिन की कहानी बन गई। और अमेरिका के इराक से जाने के बाद आइसिस ने इराक और सीरिया को एक बैटल फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर, और तब पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में ये आवाज उठने लगी। और वही अमेरिकन पब्लिक अपने टॉप नेशनल से ये सवाल पूछने लगी कि आखिर ये वॉर किस लिए था। ना उन्हें कोई WMDs मिले और ना सद्दाम हुसैन का अलकायदा से कोई लिंक प्रूफ हुआ। तो फिर ये 8 साल की तबाही का रीजन क्या था? ऑयल,
पावर, पर्सनल रिवेंज। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है कि जिस फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, वो इराक के लोगों को कभी नसीब ही नहीं हुई। और अमेरिका ने जो प्रोमिसेस किए थे, लिबरेशन, पीस और होप, वो सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स बन के रहे। क्योंकि 8 साल के इस वॉर के बाद दुनिया के सामने जो बचा वो था एक शैटर्ड इराक और एक कंफ्यूज्ड अमेरिका। इराक का युद्ध सिर्फ इराक के अगेंस्ट नहीं था, ये था सच के खिलाफ, डिप्लोमेसी के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, और सबसे ज्यादा एक झूठे नैरेटिव के फेवर में, जिसे सिर्फ और सिर्फ फियर के नाम पर बेचा गया। और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस वॉर का प्राइस बने। और सिर्फ इस वॉर की वजह से आज तक मिडिल ईस्ट एक खौफ के साए में जी रहा है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिर हो सकता है। तो अब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या कल कोई और वॉर किसी और नए थ्रेट के नाम पर एग्जीक्यूट होगा, या फिर से मीडिया, पॉलिटिक्स और फियर मिलकर एक नए बगदाद को जलाएंगे। हमें ये बात समझनी होगी कि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं है, हिस्ट्री बनाई भी जाती है। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि हर इंसान के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर सच क्या है और झूठ, क्योंकि लोगों तक सच पहुंचाने का वक्त अभी भी गया नहीं है। जय हिंद।